हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे गणित का 10th क्लास के गणित का दूसरा लेक्चर, जो है कि वास्तविक संख्या चल रहा था चैप्टर, और उसी में अगला लेक्चर ऐड करेंगे। आज हम समझेंगे इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज जो हमारी 1.3 है, और कोशिश करेंगे कि 1.4 भी इसी में कवर हो जाए। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहें, एकदम पूरी तरह से आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि क्या डाउट है, और वीडियो पसंद आता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या में एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए। ठीक है, उसके बाद इस पे आइए और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो अब इसमें देखो हमें क्या पढ़ना है, पहले हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला चीज है इसमें कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो पढ़ी थी, उनमें अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ये टॉपिक अपना। ठीक है, तो हमें अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, मतलब दोबारा से हमें अपरिमेय संख्याएं समझनी है कि क्या होती हैं और कैसे हम प्रूफ करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो कौन सा मेथड यूज किया जाएगा इसमें, ये समझना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन Q का मान नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। और अपरिमेय संख्याएं वो थी जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये होती है अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं पाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं तो उन्हें प्रूफ कैसे करेंगे, जो हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में दी गई है। ठीक, तो समझते हैं। इसमें एक थ्योरम है जिसका यूज किया गया है, और वो थ्योरम क्या है हमारी। ठीक, तो थ्योरम में क्या दिया है, थ्योरम ये है कि अगर हम किसी अभाज्य संख्या को ले लेते हैं, ठीक है, थ्योरम में हमारी हिंदी में प्रमेय बोलते हैं जिसे, वो ये है कि मान लीजिए कि माना P कोई अभाज्य संख्या है। ठीक है, P कोई अभाज्य संख्या है, और P एक ऐसी अभाज्य संख्या है कि हम यदि P का भाग a² में देते हैं तो a² में भाग चला जाता है, मतलब P a² को विभाजित करता है, तो P a को भी विभाजित करेगा, P a को भी विभाजित करेगा। मतलब अगर हम किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या के वर्ग में भाग देते हैं तो जो भाग है वो पूरा चला जाता है, तो उसी अभाज्य संख्या का उस संख्या में भी भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो कि हमने 6 का वर्ग लिया, और 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। अब मान लो मैं 36 में किसी अभाज्य संख्या का भाग दे रहा हूं, अभाज्य संख्या है, जैसे 36 में भाग जिनका जाएगा वो कौन सी है, 2 है, और 3 है जिसका भाग जा रहा है इसमें। तो अगर 2 का भाग 36 में देते हैं तो चला जाता है कितनी बार, 18 बार। ठीक है, तो 2 का भाग जब 36 में दिया तो चला के पूरी तरह विभाजित किया इसने। ऐसे ही अगर हम 2 का भाग 6 में देंगे तो वो भी पूरी तरह विभाजित करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग जरूर जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम है, इसका यूज किया गया है इसे प्रूफ करने के लिए कि √2 अपरिमेय संख्या कैसे होती है कैसे नहीं होती। मुझे लग रहा है ये क्लियर होगा आपको कि क्या कहना चाह रहा है। थ्योरम में क्या कहा है कि अगर 36 में जाएगा तो 6 में भी जाएगा अभाज्य संख्या। देखो 36 में 2 का भाग जाएगा या 3 का भाग जाएगा, उसके अलावा ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। संख्याएं तो और भी हैं, जैसे तुमको 6 का भाग जा रहा है, 6 का जा रहा है, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हमारी हैं वो सारी अभाज्य संख्याएं अगर किसी के वर्ग को विभाजित करेंगी तो संख्या को भी विभाजित करेंगे। ठीक, चलिए तो लेते हैं क्वेश्चन, या इसे भी तुम थ्योरम समझो, क्योंकि यही एक मेथड है जो सारी की सारी जो हमारी अपरिमेय संख्या है उन्हें सिद्ध करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, क्या मेथड है समझते हैं। देखो क्वेश्चन आता है इस तरह से कि सिद्ध करो
कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक, तो हम इसमें जो विधि यूज करते हैं वो विधि है विरोधाभास की, विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि में क्या होता है, विरोधाभास विधि। इस विधि में क्या करते हैं कि जो भी चीजें हमें प्रूफ करनी होती है हम उसका उल्टा मान लेते हैं और सॉल्व करते 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 जब एंड में पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो जो हमने माना था वो किसी एक चीज का विरोध कर रहा होगा जो हो ही नहीं सकता। तो नहीं हो सकता तो फिर हम क्या कह देंगे, ऐसा होगा नहीं तो वैसा होगा जैसा वो पहले कह रहा था। ठीक, देखो विरोधाभास विधि का यूज करते हुए कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। और अगर अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो माना अंडर रूट 2 बराबर है A/B, और जहां A और B है वो दोनों ही क्या है, जहां A तथा B सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। देखो सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका HCF एक हो, मतलब उस संख्या में एक के अलावा, उन दोनों ही संख्याओं में एक के अलावा किसी और अन्य संख्या का भाग ना जाए, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, अब करते हैं हम दोनों ओर वर्ग करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर अगर हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा A²/B²। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A² बराबर 2B²। मान लेते क्वेश्चन फर्स्ट है। अब तुम ध्यान से समझो कि जो A² है उसमें किसका भाग चला जा रहा है, 2 का। कितनी बार जा रहा है, B²। अगर आपको वो प्रमेय याद होगी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इससे समझ, तो जो भाज्य हमारा वो क्या है, वो तो A²। हम A² में भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं, 2 का। कितनी बार जा रहा है, B² बार, और शेषफल क्या बच रहा है, 0। शेषफल 0 बच रहा है, मतलब भाग पूरी तरह गया है। और किसका भाग गया है, 2 का भाग गया। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा A² है, A² 2 से विभाजित है। और अगर 2 से A² विभाजित है तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी संख्या का वर्ग A² से विभाजित, मतलब वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। ये अभाज्य संख्या हमारी। तो A भी 2 से विभाजित होगी, A भी 2 से विभाजित होगा। और अगर A भी 2 से विभाजित है तो हम मान सकते हैं कि माना A बराबर क्या है, 2K, और K क्या है, पूर्ण संख्या है। मान लेते हैं कि K कोई पूर्ण संख्या है, मतलब A में हम भाग दे रहे हैं किसका, 2 का। 2 पूरी बार चला जा रहा है, और मान लेते हैं वो कितनी बार गया, वो 2 बार गया। वो संख्या हमें पता तो है नहीं कितनी बार दिया हमने, तो कोई भी संख्या हमने मान ली जो पूर्ण संख्या होगी, इतनी बार भाग चला गया। तो ये मान लिया हमने। अब देखो समीकरण फर्स्ट में A का मान रखने पर, अगर हम समीकरण फर्स्ट में A का मान रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट है हमारा, ठीक है। अगर हम इसमें मान रखते हैं A का तो हमें क्या मिलेगा, A का जैसे ही मान रखेंगे तो यहां क्या रख देंगे, 2K। तो 2K का स्क्वायर बराबर 2B का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4K² बराबर 2B²। अब देखो यहां से ध्यान से ये कट जाए कितनी बार, 2 बार। तो यहां से B² बराबर क्या लिख सकते हैं हम, क्या आ गया, 2K का स्क्वायर आ गया। अब अगर B² बराबर 2K² आ गया तो ये सेम टू सेम ऐसा ही कुछ आ गया। अब फिर से हम क्या कहेंगे कि जो हमारी B² है वो भी 2 से विभाजित है, मतलब B² 2 से विभाजित है, अतः B भी 2 से विभाजित होगी। मतलब अगर B² विभाजित है तो B भी 2 से विभाजित है। अब आप ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या हो गया कि
कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। लेकिन हम क्या कह रहे थे, हमने माना था कि ए और बी दोनों कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या, जिसका केवल और केवल एक ही गुणनखंड है, मतलब जिसका भाग जाएगा वो केवल एक है, लेकिन इसमें किसका भाग चला गया, 2 का। ठीक है, तो ये हमारी इस चीज का विरोध कर रहा है कि हमने क्या माना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, जो इस बात का विरोध करता है, इस बात का विरोध करता है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और ये हमें किस लिए प्राप्त हुआ है, इसके बाद हमें नीचे लिखना है कि ये हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, जो हमने मान ली थी कि √2 एक परमेय संख्या है। अतः हम कहेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, √2 परमेय संख्या नहीं है, अतः यह एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद ये लिखना है, जो भी मैंने बोला है वो लिखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं एक बार कि हमने क्या लिखा कि ए व बी का अभाज्य गुणनखंड आ गया, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 2, जो इस बात का विरोध करता है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या है, और ए और बी सहअभाज्य संख्या है, इस बात का विरोध करेगा। तो इसके बाद लिखना है, यह हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ, जो हमने मान ली थी कि √2 एक परमेय संख्या है, अतः √2 परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे, √2 एक अपरमेय संख्या है। इस तरह से प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसकी ये कुछ भी आ जाए, मान लो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया ही होगा, पॉज कर लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हमें यहां कोई नया सवाल दे दिया जाए कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरमेय संख्या है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जहां जहां 2 आया है वहां वहां 5 रखते जाओ। तो यहां क्या लिखते हैं हम कि भैया √5 एक परमेय संख्या है। फिर क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि √5 बराबर ये है ए बट्टे बी, और ए और बी कैसी होगी, सहअभाज्य संख्या, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहां क्या आ जाता 5 और यहां आ जाता 5। जैसे ही आता तो हम क्या कहते हैं कि a² 5 से विभाजित है, अतः a भी 5 से विभाजित होगा, और a भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब यहां मान लेते हैं हम क्या 5 के, और जैसे ही हम समीकरण फर्स्ट में मान रखते तो यहां क्या आ जाता 5k का स्क्वायर, और यहां आ जाता 5b², और यहां हम लिखते ये आ जाता 25k² = 5b², और ये कट जाता कितनी बार 5 बार, तो यहां आ जाता b² और 5k²। कुछ भी बदला क्या, सिर्फ और सिर्फ मान बदला, बाकी सारी प्रोसेस वही है। फिर हम लिखते हैं कि b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगी, तो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ जाएगा 5, जो इस बात का विरोध कर रहा है कि a और b सहअभाज्य संख्या है। फिर से वही लाइन है कि ये सहअभाज्य संख्या इस बात का विरोध कर रहा है, अतः यह परमेय संख्या नहीं है, कैसी है, अपरमेय संख्या है। इस तरह से प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगर कभी बोर्ड में आपके में सवाल आ जाए तो इसे ऐसे करना। चलिए नोट कर लेते हैं। नोट क्या करना है, पहले कर ही लिया, और देखो कैसा क्वेश्चन बनता है इस पर। ये तो होगी थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया। अब अगर हमें कभी ऐसा पूछा जाए कि मान लो कि हमें क्वेश्चन दे दिया कि सिद्ध करो कि √, ए ले लें 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे कैसे करेंगे, देखो इसके लिए फिर से वही विरोधाभास तो मानना ही मानना है। हम मान लेंगे कि माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये 3 + √5 बराबर क्या लिख देंगे, p/q के रूप में लिखी जा सकती है, और b जहां a व b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अगर ये सहअभाज्य संख्या है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो वर्ग वाला काम है वो हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, देखो हम क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर क्या a/b - 3, और √5 बराबर क्या आ जाएगा a - 3b/3।
बी। अब एक बात ध्यान से समझो कि ये क्या है, कोई ना कोई पूर्णांक रहा होगा, ये भी कोई ना कोई पूर्णांक है, और अगर ये कोई ना कोई पूर्णांक है तो किसी पूर्णांक में से कोई पूर्णांक घटाया जाएगा तो पूर्णांक बचना। तो पूर्णांक बट्टे पूर्णांक मतलब ये हमारी क्या है, ये तो परिमेय हो गई, और ये हमारी क्या है, अपरिमेय हो गई। ठीक है, अगर ये अपरिमेय वो परिमेय तो हम क्या कहेंगे कि एक परिमेय संख्या कभी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, संख्या के बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। और अगर ये बराबर नहीं हो सकती है तो हम क्या कहेंगे फिर से कि यह हमें हमारी गलत अवधारणा कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 3 + √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रूव करेंगे, इसमें वो उतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना, सिर्फ √3 या √5 या √2 इस तरह के सवाल आएंगे तो वो लंबी वाली विधि अपनानी है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से करें, कुछ भी आ जाए। मान लो कि अभी इस तरह से आ जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मान लो ये पूछ लिया जाता है 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे 1/√3 बराबर मान लेंगे क्या, a बट्टे b परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 बराबर क्या लिख देंगे, b बट्टे a, और फिर से वही कि ये एक परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, नहीं होगी, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए तो वीडियो पॉज करके नोट करो इसको, आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो ये तो हमें दिया है एक्सरसाइज तुम्हारा 1.3 में, आप चाहो तो उस एक्सरसाइज को पूरा करो, आप तसल्ली से बैठ के, पूरी की पूरी हो जाएगी आपसे। ठीक, और देखो क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी। ठीक, अब बात आती है आगे कि जो परिमेय और अपरिमेय में हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम परिमेय प्लस परिमेय करेंगे, मतलब अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या गुणा करें या भाग करें, कुछ भी करें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ दें या घटा दें, तो एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमें सदैव क्या प्राप्त होगा, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन अगर हम एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ें, अपरिमेय प्लस अपरिमेय जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें इन दोनों का, तो हमें ये अपरिमेय भी मिल सकता है या परिमेय भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। देखो कैसे, √3 × √3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3। तो ये दो अपरिमेय संख्याएं थी, उनका गुणनफल कैसा आ गया, परिमेय। इस तरह से अगर हम परिमेय प्लस परिमेय करेंगे तो अपरिमेय या परिमेय कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर परिमेय एक और दूसरी अपरिमेय हुई तो ये गारंटी है कि मिलने वाली संख्या हमें कैसी होगी, अपरिमेय मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे हमेशा ही। ठीक, चलिए तो आगे पढ़ते हैं अब दशमलव प्रसार क्या होते हैं। दशमलव प्रसार, इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो शांत और अशांत में अंतर क्या है, जो शांत दशमलव प्रसार होता है उसका मतलब है कि अगर हम किसी संख्या का भाग देते हैं किसी संख्या में, तो दशमलव के बाद वो रुक जाए। जैसे मैंने कहा 2.25, 2.5 के बाद कोई भाग नहीं है। ठीक है, कोई भाग गया ही नहीं, यहीं पे शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, हमने किसी भी संख्या में भाग दिया। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को तो कहेंगे हम शांत।
लेकिन अशांत ऐसा होगा जो दशमलव के बाद रुकेगा नहीं, और ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और एक होता है हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है और एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। इनमें क्या फर्क होता है? देखो, जो अशांत आवर्ती होता है इसका मतलब है कि दशमलव लगाने के बाद, जैसे मान लो मैंने कहा 3.333 डॉट डॉट डॉट, मतलब हर बार जितनी बार भी हम भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 3 3 3, तो रिपीट हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 का बार। ये जो बार है वो दशमलव के बाद की संख्याओं पर लगाते हैं। ठीक, तो ऐसी संख्याएं अगर मिलेंगी तो उसे कहेंगे हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, और अगर ऐसा आता है उसे कहेंगे हम जो रिपीट ना करे, भाग दें, दशमलव के बाद के अंक आए और अंक कभी रिपीट ना हो, जैसे 2.3579312562394 डॉट 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 आता ही जा रहा है। ठीक है, मतलब हमें ये कंफर्म नहीं है कि अगला नंबर क्या आएगा। जब हमें ये कंफर्म नहीं होगा कि अगला नंबर क्या आने वाला है, ऐसे दशमलव प्रसारों को, और वो रुकेगा भी नहीं, कभी हमें दशमलव शून्य, वो शेषफल शून्य नहीं प्राप्त होगा, शेषफल शून्य प्राप्त होगा नहीं, तो ऐसे दशमलव प्रसारों को कहते हैं हम अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अगर दशमलव के बाद रिपीट करेगा तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और दशमलव के बाद रुक जाएगा तो उसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। अब देखो, इसमें समझना ये है कि जो शांत दशमलव प्रसार है, ऐसी संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये संख्याएं कौन सी होंगी? हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है, लेकिन ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो इनमें से सिर्फ ये हैं। इसे भी हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी होंगी क्या? परिमेय संख्या, और ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये वाली होती है, उन्हें कहते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, मतलब ये जो दशमलव प्रसार है इसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में कभी नहीं लिख पाते हैं, लेकिन इन दोनों को लिख सकते हैं। देखो, इसे तो हमने लिखा भी है, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 5 में भाग दो किसका? 25 का, तो 5 में 25 का भाग देंगे, तो 5 में 25 का भाग कैसे देंगे? ऐसे देंगे, 25 का भाग दे रहे हैं किसमें? 5 का, तो दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा ली, कितनी बार चला गया? 2 बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा? शेषफल 0, तो रुक गया शांत। तो इसको हम 0.2 को हम क्या लिख पा रहे हैं? 5/25, या कहते हैं 1/5 लिख पा रहे हैं पी बट्टे क्यू के रूप में। ठीक है, अब इन वाली संख्याओं को कैसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिखें? या तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दशमलव में लिखा हुआ है ये, तो इसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिखना है, तो ऐसे लिख देंगे। देखो, जैसे मान लीजिए क्या था? 2.25 है, तो यहाँ इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ 1 लिख लेते हैं, और जितने भी अंक इधर हैं दशमलव के बाद उतने ही हम 0 लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 225/100। तो ये शांत था, शांत दशमलव प्रसार को हमने पी बट्टे क्यू के रूप में लिख लिया। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे? अगर इसमें दशमलव हटा के हमने कहीं ऐसा लगा दिया कि 3.333 आता जा रहा था, हमने क्या किया? नीचे 1 रख दिया और 0 0 0 0। अरे लेकिन कब तक लिखेंगे ऐसे 0? तो इनको लिखने की एक विधि होती है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें बताता हूं कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, तो आपको दशमलव प्रसार क्लियर हो गए होंगे कि कौन से शांत होते हैं, कौन से अशांत होते हैं, और शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये होते हैं परिमेय, और अशांत अनावर्ती होते हैं अपर। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन लेता हूं मैं कि कोई संख्या दी जा रही है तो उसे हम कैसे लिखेंगे पी बट्टे क्यू के रूप में। और ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया है, और हर एक बोर्ड में आया है, ये भी नहीं सिर्फ यूपी में आया हो, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या बिहार हो या तुम्हारा राजस्थान बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, सारे बोर्डों में आया है। देखो मालूम, हमें क्वेश्चन दे दिया कि 0.3 बार, या ऐसे लिखा आ सकता है 0.333 डॉट 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 को पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त करो। तो जब भी ऐसा सवाल आए, ठीक है, एंड में बताऊंगा अभी कि हम एक बार देख के कैसे बता सकते हैं इन्हें,
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कैसे व्यक्त करें, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी संख्या में दी जा रही है उसको मान लो कि माना x बराबर है 0.3333 डॉट 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 मान लिया हमने। ठीक है, अब ये x का मान हो गया। अभी हमें अगला ध्यान ये देना है कि कितने अंक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, एक अंक ही तो जो बार बार आ रहा है वो कौन है, 3 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अगर ऐसा अंक बार बार आ रहा है, तो अगर ऐसा अंक बार बार आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, आन दो। ठीक, आन दो को मतलब हम करें क्या, अब हमें क्या करना है कि जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उसी हिसाब से 10 के आगे उतने जीरो लगा के हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम किसका गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे दोनों ओर। और अगर यहाँ 2 अंक रिपीट हो रहे होते तो हम 100 का करते, 3 रिपीट हो रहे होते तो 1000 का करते। इस तरह से गुणा करते हैं इसी इक्वेशन में। तो मान लो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट, और इसमें किसका गुणा कर दिया हमने, 10 का गुणा दोनों ओर कर दिया। अगर हम दोनों ओर गुणा करेंगे तो इसको क्या लिख पाएंगे, 10x। ये 10x हो गया। अब तुम्हें नहीं पता हो तो देखो 2.35 में अगर हम 10 का गुणा करते हैं तो ये जो दशमलव है वो एक अंक इधर खिसक जाता है, तो ये हो जाता है 23.5। तो ऐसे ही इसमें भी 10 का गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है वो उधर खिसक जाएगा, पीछे तुम्हें पता ही नहीं कितना जाना है, अनंत तक जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। तो यहाँ नहीं पता तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 3.3333 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। फिर क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट से, मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है। तो 10x बराबर 3.333 डॉट 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 और x बराबर 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब जैसे ही हम घटाएंगे तो ये सारी संख्या एक दूसरे से कटती जाएंगी। जो बचेगा इधर वो क्या बचेगा, यहाँ माइनस 3 और यहाँ बचेगा 9x। तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3/9 मतलब 1/3। अब देखो हमारा x बराबर क्या आ गया, 1/3। यही वो संख्या है जो हमने यहाँ पे ये ऐसे लिखी हुई है, ये रही। अगर बिलीव नहीं हो तो भैया 3 का भाग देके देख लो, एक में भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 3 बार जाएगा और 9 लिखेंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बचेगा और ऐसा आता ही जाएगा हर बार। ठीक है, तो इस संख्या को हमें इस तरह से लिखना है। अभी कितने अंक रिपीट हो रहे थे, 1 अंक, तो हमने 0.3 बार को लिख दिया 1/3, या हम ऐसे कह दें कि 3 हमने 9 लिखा था। ठीक है, एक ट्रिक निकल के आएगी यहां से, आप सीधे सीधे ही बता पाओगे। अभी मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, मान लो कि अगला क्वेश्चन हमें दिया है और हमें फिर से P/Q के रूप में व्यक्त करना है, और वो है, कोई भी क्वेश्चन ले लो जो तुम्हारा मन करे। ठीक, मान लो मैंने ले लिया कि 0.92 बार को हमें P/Q के रूप में लिखना है, के रूप में व्यक्त करो। अगर हमें इसको लिखना है देखो कैसे लिखेंगे, वही माना ये किसके इक्वल है, x के 0.92 डॉट डॉट डॉट। अब 2 अंक रिपीट हो रहे थे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर, 100 का, तो इसे लिखेंगे 100x और दशमलव 2 अंक इधर खिसक जाएगा तो 92.9292 डॉट 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 आता जाएगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, तो हमें क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट। जैसे सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो इधर देखो 100 में से x जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 99x, और इधर जब इसको घटाएंगे तो इससे ये कटते जाएंगे, ये करते जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 92 में से 0 जाएगा तो 92 बचा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 92/99, और इसका अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो वापस यही आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि जब 2 अंक रिपीट हो रहे थे तो 99 नीचे आया, जब 1 रिपीट हो रहा था तो 19 नीचे आया। तो कुल मिला के हम ये इस तरह से याद रख पाएंगे कि कोई भी संख्या रिपीट हो रही है उसके नीचे हमें उतने ही 99 लगा देने हैं। मान लो जैसे मैं लिखता 2.23 बार, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, 223/99 ऐसे। ठीक है, 3 बार था तो इसको 3 के बार को क्या लिख पाए हम, 3/9। 92 का बार था 0.3 है, 0.92 का बार था तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 92/99। तो ये ट्रिक हम याद रखेंगे, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। जनरली सबके आंसर ऐसे आ जाते हैं।
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को p बट्टे q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक इसी पे आधारित है, इसी पे बेस्ड है। ये मान लो अगली एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वही है। एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन क्या, लगभग सारे सवाल ही हो जाएंगे, इसके बाद कोई आपको परेशानी आएगी ही नहीं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक जो था वो है, उसमें 2 थ्योरम लिखी हुई है। ठीक है, और उन 2 थ्योरम हैं, उनका जो निष्कर्ष है वो ये है कि मान लो कि हमारे पास कोई अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, माना x कोई परिमेय संख्या है, और अगर x कोई परिमेय संख्या है तो हम x को क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं p बट्टे q के रूप में। अब देखो x अगर p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं तो इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि p बट्टे q के रूप में लिखिए और दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती आ जाए। अगर अनावर्ती होता तो p बट्टे q के रूप में लिखा ही नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरह का दशमलव प्रसार है। अगर देखो इस तरह का दशमलव प्रसार इनका आता है, जैसे √2 है, आप √2 का वर्गमूल निकाल के देखना, ऐसा आता जाएगा। सॉरी ऐसा नहीं। जो अनावर्ती वाला है वो कौन सा आता है, अनावर्ती दशमलव प्रसार आता है, जैसे √2 है। अगर आपको वर्गमूल निकालना आएगा तो वर्गमूल निकालते जाओ, 1.41 ऐसी संख्याएं आती जाएंगी, आगे ऐसी आती जाएंगी कि वो कभी रिपीट ही नहीं करेंगी। ठीक, देखो इसमें क्या करना है, अगर ऐसा हो, ऐसा दिया जाए तो हमें क्या ध्यान रखना है इस q के बारे में कि यदि q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हों तो हम कहेंगे तो दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार। और यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के ना हो तो दशमलव प्रसार जो होगा वो होगा अशांत आवर्ती। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखो कैसे कहना चाह रहे हैं हम कि मान लो कि ऐसे आ जाए कि 2/2 गुणा 5/2, तो हम कहेंगे कि ये कैसा होगा, शांत। आप भाग दोगे इसका इसमें तो शांत आएगा। लेकिन अगर हमारा आ जाए कि 5 बट्टे, मान लो ये आ जाए 13/2 5/2 और 7/1, तो ऐसे दशमलव प्रसारों को बिना भाग दिए बता सकते हैं कि ये जो प्रसार आएगा वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये चीज है इसमें समझने के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों चीजें वो ऐसे कहना चाह रहा है। ठीक, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करो, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। चलो जी, अगला क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से पहले कि बताना है हमें कि इनमें दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा या अशांत, और ये हमें बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। ये जो भी काम करना है वो करना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। अगर हम भाग नहीं देंगे और भाग दिए बिना हम बताना चाह रहे हैं, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर p बट्टे q के रूप में कोई लिखा है तो q अगर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का हुआ, सॉरी 2 की घात m इंटू 5 की घात n लिखा है, ऐसे लिखा है, तो ऐसा हुआ, लिख कुछ भी लो, तो ये शांत, और ऐसा नहीं हुआ ऐसा तो अशांत। बस हमें यही चेक करना है, तो हमें p देखने हैं सबके। तो पहले सवाल में q बराबर क्या है 8, और q को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 3। अब आप ध्यान से समझना यहीं पे, ठीक है। अगर सिर्फ 2 आए तो अब तुम कहोगे ये तो ऐसा है ही नहीं,
ये है ही नहीं, तो ये तो अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 का गुणा तो हो रहा है, और 1 का गुणा हो रहा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान होता है 1, तो यहाँ पे से लिख सकते हैं। और ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा कैसा हो गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब m का मान 3 और n का मान 0। m n पूर्ण संख्या है, यहाँ पे m व n पूर्ण संख्या लेनी है तो दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं। तो ऐसे ध्यान रखना है इसको कि अगर किसी के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 आए या सिर्फ 2 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो ही हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड को शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। ठीक है, या तो सिर्फ 2 आ जाए अभाज्य गुणनखंडों में, जैसे इसमें आया है, इसको देखो अभी देखेंगे भी, या सिर्फ 5 आ जाए, 5 5 5 गुणा 5 गुणा 5 सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा प्रसार है दशमलव का वो होगा वो होगा शांत। अगर ऐसा नहीं होता है, इसके अलावा कुछ और आ जाए, तो होगा अशांत। तो क्वेश्चन कर करके देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 13/3125। तो यहाँ पे Q का मान है वो 3125 है, इसके गुणनखंड करेंगे, देखो 3125, तो 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे कितनी बार आ जाएगा, 625 बार, फिर 5 का भाग देंगे, वो जाएगा हमारा 125 बार, फिर 5 का देंगे 25 बार, फिर 5 का देंगे 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार, 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 की घात 5। अब देखो ध्यान से, इसमें 2 नहीं है, लेकिन 2 इसमें छुपा हुआ है, 2 की घात 0 है इसमें, तो हम इसे भी क्या कहेंगे, ये हमारा कैसा आया, शांत। ये भी कैसा आएगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब देखो तीसरा सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं भी कैसे होगा तीसरा। तो तीसरे सवाल में क्या है, 343। तो तीसरा है 29/343। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q बराबर यहाँ पे क्या है 343 के गुणनखंड करेंगे, 343 के क्या आएगा 7, 7 3 7 7 35 और 7 चौके 28, फिर बचे 6, तो 97 63, फिर 7 और फिर 7 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 की घात 3। अब देखो इसमें ना 2 है ना 5 है, और 2 5 आ भी जाता, लेकिन 7 आ गए। एक भी अगर अभाज्य गुणनखंड ऐसा आ जाए जो 2 और 5 के अलावा हो, इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती। तो हम यहां क्या कहेंगे कि ये 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः अशांत आवर्ती होगा। ऐसे ही इसको करके देखेंगे 455। तो 455 के जब गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड पहले करके देख लेते हैं। मान लो हमने 5 का भाग दिया, 5 का दिया तो 9 और 1, ठीक है। फिर हमने 13 का दिया, तो ये आ जाएगा हमारा 13 का भाग देने पर 13 7 91, और 7 का देंगे तो 1। तो इसको यहाँ पे Q है 455, और हम उसे कैसे लिख पा रहे हैं, 5 गुणा 7 गुणा 13। तो ये भी हमारा कैसा है, शांत नहीं है। शांत नहीं तो कैसा होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, ऐसे ही वो तो साफ साफ दिख ही रहा है कि 2 और 5 तो है, लेकिन साथ में 7 आ गया, तो ये भी हमारा कैसा होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया कि आवर्ती अनावर्ती में कैसे चेक करना है। ठीक है, एक सवाल ये आता है इसमें कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, तो हमें बताना है कि निम्नलिखित है कि शांत है अशांत। तो ये आ जाता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो ये तो तीनों ही अशांत है, इनको हटा दे रहा हूं। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें बताना है कि दशमलव प्रसार क्या होगा या कितने अंकों तक जाएगा। ठीक है, तो दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं वो देखिए, समझिए। मान लो इसमें क्या चाहिए हमें, तो अगर ये 17/8 लिखा हुआ है, अब 17/8 की जगह हमें क्या मिल जाए, कैसे भी करके हमें ये तो पता चली गया, अब ये शांत है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कुछ अंकों के बाद जाकर रुकेगा। अब हमें पूछा जा रहा है कितने अंकों के बाद जाकर रुकेगा, ये जो रुकेगा वो अंक कौन कौन से होंगे। तो हमें वो निकालने के लिए कैसे भी करके, और भाग देना नहीं चाह रहे हम, नहीं तो हम 8 का भाग 17 में देंगे, खटाक से आ जाए।
लेकिन वो नहीं करना, वो नहीं करना तो कैसे करेंगे? देखो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें अगर ये 17/10 होता तो हम सीधा 1.7 लिख लेते, अगर ये 100 होता तो 0.17 लिख लेते। मतलब कुल मिला के नीचे ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 0 आए। और 0 कब आता है किसी भी संख्या के अंदर? जब उसके अंदर सिर्फ क्या हो, 2 और 5 दोनों ही हो, मतलब जितने 2 उतने 5, तभी तो ये मिलके बन जाएगा क्या, 10। तो हमें क्या बनाना है, इस नीचे वाले को 10 बनाना है। इसे हमने कैसे लिखा था, 17/2 की घात 3। अब यहां 5 की घात 3 और मिल जाए तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 की घात 3, और 10 की घात 3 बन जाएगा। तो 5 की घात 3 जी, तो 5 की घात 3 का ऊपर और 5 की घात 3 का नीचे गुणा कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पर, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसे 17 × 125 और नीचे क्या आ जाएगा, 10 की घात 3 और 17 पाए 85, बचे कितने 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने होते हैं, बोलो बोलो बोलो, 34 8 कितने, 42, बचे कितने 4, 17 के 17, 17 और 4 21, बट्टे क्या 1000। अब देखो, अब हमें भाग नहीं देना, हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे 2.125, ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ये दशमलव प्रसार आ गया। बात समझ में आई होगी, ठीक है, आई होगी, अच्छी बात है। नहीं आई होगी तो और करके देख लेना। दूसरा सवाल और है हमारे पास, एक बार फिर से देखो, दूसरे को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कैसे करेंगे। देखो 13/3125 को लिखा था अभी 13/5 की घात 5 और 5 की घात 5 लिखा है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हमें 10 बनाने के लिए नीचे 13/5 की घात 5 में हमें 2 की घात 5 और चाहिए, तो गुणा किया नीचे तो ऊपर भी गुणा करना है। तो 2 की घात 5 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 13 × 32, बट्टी नीचे क्या आ जाएगा 10 की घात 5, तो 13 दूनी 26 और 13 × 3 39, 39 और 2 41 बट्टे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। अब उतने ही दशमलव हमें चाहिए ऊपर, उतने ही दशमलव चाहिए। तो यहां पर भी है नहीं, 1 2 3 है, तो हम क्या करेंगे 2 0 बढ़ा लेंगे और उसके बाद दशमलव लगा देंगे, तो 0.00416 ये हो गया। अगर कोई पूछे कितने अंकों बाद जाकर रुक गया, 1 2 3 4 5, 5 अंकों बाद, 5 अंकों बाद हमारा दशमलव प्रसार रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करने इन सारे क्वेश्चन, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि जो भी चीजें इस पहले वाले चैप्टर में थी वो हमने इन दोनों वीडियो में समराइज कर ली हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा हैवी नहीं पढ़ने के लिए पहले वाले चैप्टर में, आगे अगले चैप्टर्स देखते जाएंगे, ठीक। तो आप अपने मैथ्स, जो भी मैथ्स को फॉलो कर रहे हैं उससे क्वेश्चंस लगाइए, आपके सारे क्वेश्चन एकदम बेधड़क बनेंगे, ठीक है। तो और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि अभी अभी हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की है, तो पटरी पे तो आप ही लोगों की सहायता से आएगी, ठीक। तो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और देखते रहिए विजय सर मैथमेटिक्स।